द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 42। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन इंडिकेट दिस। ठीक है, तो पूरी पोएम में दो ही पर्सन हैं, दो ही लोग हैं, पर्सन नहीं बोलेंगे, टू वॉइसेस हैं, दो आवाज़ हैं। वो किस किस की है? एक तो पोएट की है, ठीक है, और दूसरी किसकी है? रेन की। ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन। The poem begins in a conversational tone. The two voices in the poem are the voice of the poet and the voice of the rain. Poet की है और rain की voice है। The lines that indicate the voice of the poet, कौन सी वो लाइन है जिससे ये पता चलता है कि ये लाइन पोएट ने कही है? ठीक है, तो वो लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन, आपकी पोएम की फर्स्ट लाइन है, एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ठीक है, तुम कौन हो? फर्स्ट लाइन में ही पोएट पूछता है ना, तुम कौन हो? एंड द लाइन्स दैट इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन, तो उस लाइन से पता चलता है कि वो पोएट पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है। तो रिप्लाई में आता है आंसर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ एंड द वॉइस ऑफ द रेन। तो रिप्लाई में रेन बोलती है मैं क्या हूँ? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ एंड सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो इससे पता चलता है कि ये किसकी वॉइस है? रेन की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? The phrase strange to tell means that it is quite strange for the poet to believe and express in words that the soft falling rain replied to his question. कल भी मैंने बताया था ना कि जब क्वेश्चन पूछता है पोएट कि ये कौन है, कौन हो तुम, तो उसे रिप्लाई में आंसर क्या मिलता है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। और इस बात से पोएट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि एक रेन कैसे रिप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो आगे पूरी पोएम में रेन की जगह उसे रेन से जो बातें पोएट की हुई थी उन्होंने वो ट्रांसलेट करके हमें बताया है। तो किस बात से वो उन्हें क्या चीज़ स्ट्रेंज लगी? पोएम का रिप्लाई करना पोएट को स्ट्रेंज लगा। At the beginning of the poem, the poet inquires the rain about its identity, to which the rain replies that it is the poem of earth. ठीक है, तो वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि स्टार्टिंग में जब पोएट ने पूछा, उसकी आइडेंटिटी पूछी, तो रिप्लाई किया किसने? रेन ने, जिससे वो सरप्राइज हो गए कि रेन कैसे रिप्लाई कर सकती है। तो दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, which word indicate this? Explain the similarity between the two. किसके बीच में सिमिलैरिटी पूछा है? रेन के बीच में और म्यूजिक के बीच में। The lines I am the poem of earth, यहाँ पे खुद रेन क्या बोल रही है? उसको खुद को वो किससे कंपेयर कर रही है? पोएम से। ठीक है, I am the poem of the earth said by the voice of the rain reflects a connection between rain and poetry. तो रेन खुद को ही कंपेयर कर रही है किससे? रेन से और पोएम से, पोइट्री से। This connection becomes more conspicuous in the final two lines. और ये लाइन कहाँ सबसे ज़्यादा प्रूव हो रही है? लास्ट टू लाइन्स में, जहाँ पोएट की और रेन की कन्वर्सेशन ख़त्म होती है, तो उसके बाद पोएट एक लास्ट में ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट्स लास्ट पोएम में ये है ना, for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, ragged or unragged duly with love returns. ठीक है, any doubt? For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, ragged or unragged duly with love returns. तो ragged और unragged क्या होता है? care और doesn't care. ठीक है, तो ध्यान ना देना। तो इसमें पोइट क्या कह रहा था? इन दीज लाइन्स द पोइट ड्रॉन्स सिमिलैरिटी बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, ऑब्जर्विंग दैट द लाइफ साइकिल ऑफ रेन एंड सॉन्ग आर अलाइक। ठीक है, इसमें पोइट ने क्या कंपेयर किया है कि जो पोएम है, ठीक है, जो पोएम जिस तरीके से जो पोएम की लाइफ साइकिल होती है उसको कंपेयर किया है रेन की लाइफ साइकिल से। The song issues from the heart of the poet and travels to reach others. तो जो रेन को लेकर जो उन्होंने सॉन्ग, जो ये पोइट्री उन्होंने की है, ये ट्रैवल करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। कैसे? एक सुनेगा देन दूसरे को पास आउट करेगा और इस तरीके से लोगों तक पहुंचती है। जैसे अभी मैं आपको सुना रही हूँ और पूरी क्लास सुन रही है, तो इस तरीके से पास आउट हो रही है। It wanders and whether heard and enjoyed or not. So ये जो है ना, whether heard and enjoyed or not, that is ragged or unragged, eventually returns to its creator with all due love. कोई इसे सुने या ना सुने, बट जिसने ये पोएम क्रिएट की है
वो उसी रिस्पेक्ट, उसी लव के साथ उसे सुनता है. सिमिलरली rain originate from the earth and after fulfilling its role of spreading beauty and purity returns to its origin. ठीक है, जिस तरीके से एक पोएट है पोएम लिखता है और हर पोएट अच्छे मन से अपनी पोएम लिखता है और लोग सुनते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, और उसके बाद फीडबैक वो पोएम हमेशा किसकी रह जाती है, उस पोएट की. उसी तरीके से उन्होंने उसकी लाइफ साइकिल को कंपेयर किया रेन से, कि रेन पहले फॉर्मेशन होता है उसका अलग अलग, उसके बाद वो अपना रोल निभाती है और उसका रोल क्या होता है, अर्थ को ब्यूटीफाई करना. ठीक है, वो अपना काम करती है, बारिश पहुंचाती है धरती तक, और उसके बाद जो स्प्राउटिंग होती है सीड से वो होते हैं पेड़ में, वो डेवलप होते हैं और ये अर्थ ब्यूटीफुल हो जाता है. ठीक है, तो वो वापस वही बन जाती है. बोथ आर परपेचुअल इन नेचर. मोरओवर द साउंड ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग रेन इज इन इटसेल्फ अ काइंड ऑफ म्यूजिक. और फिर उसके बाद उसकी साउंड को, जो बारिश की जो बूंदें जो गिरती है तो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को भी किससे कंपेयर किया पोएट ने, म्यूजिक से. क्वेश्चन 4, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम. ठीक है, अब इस साइक्लिक मूवमेंट को बताना है कि रेन का क्या साइक्लिक मूवमेंट था. कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस. और फिर उसको कंपेयर करो साइंस से. ठीक है, साइंस में मैंने फर्स्ट में ही आपको एग्जाम्पल दे दिया था वाटर साइकिल का, तो वही पूरी पोएम में बताया है. In the poem, the water rises from the land and bottomless sea. In the poem, the water rises from the land and the bottomless sea to reach the sky. ठीक है, लैंड से पानी, आपको वो पूरा प्रोसेस तो पता है, पानी क्या होता है, सन की हीट से गर्म होगा, देन ऊपर स्काई की तरफ जाता है थ्रू इवेपोरेशन. There it transform itself into a vague formation of cloud. और ऊपर जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या फॉर्मेशन हो जाती है उसकी, क्लाउड्स. डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर दैन द वाटर फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट. ठीक है, तो जहाँ से वो वाटर से जो बन के गए थे उनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया. आफ्टर वॉन्डरिंग दीज क्लाउड्स डिसेंड टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. और उसके बाद क्लाउड्स बनने के बाद वो वापस किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, कहाँ, जहाँ से वो आए थे उस लैंड में, उस अर्थ में वापस पहुंच जाते हैं. टू प्रोवाइड रिलीफ टू द ड्रॉट रिडन एरियाज. क्या करने के लिए, तो जहाँ जिस एरिया में ड्रॉट है, सूखा है, वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए. एंड इन्फ्यूज लाइफ इनटू द अनबॉर्न एंड लेटेंट सीड. और उनको नया जन्म देने के लिए, जो बीज धरती पे हैं वो बिना पानी के बड़े नहीं हो सकते, तो इस तरीके से उनका जन्म देने के लिए किसको क्रेडिट दिया गया है, रेन को. द रेन रेंडर्स द अर्थ विद ब्यूटी एंड प्योरिटी. और इस तरीके से रेन हेल्प करती है अर्थ को सुंदर और साफ बनाने में. ये तो हमने पोएम में पढ़ा. अब इन साइंस में क्या पढ़ा है हमने, वी लर्न द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ रेन इन टर्म्स लाइक एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, flowing rivers, groundwater and ocean water etc. While in the poem the same process become interesting, unusual. तो हमने साइंस में वाटर साइकिल में क्लियरली पढ़ा है कि किस तरीके से जो लैंड में जो रिवर्स होते हैं या फिर सी होते हैं, यहाँ पानी गर्म होता है, थ्रू एवेपोरेशन ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, एंड देन थ्रू प्रेसिपिटेशन वापस रेन की फॉर्म में वो ग्राउंड में पहुंच जाता है. तो ये पूरे लैंड से ही वाटर ऊपर जाना, ऊपर से वापस वाटर के फॉर्म में नीचे आना, दैट इज़ वाटर साइकिल, जिसे इस पोएम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है. ये टेक्निकल टर्म्स ना लेते हुए कितने इजीली पोएम में बताया गया है. द रेन स्पीक्स इटसेल्फ टू डिस्क्राइब इट्स कोर्स. वो अपनी जर्नी, रेन अपनी जर्नी खुद अपने शब्दों में बयां कर रही है. द पोएम पुट्स फॉरवर्ड हाउ रेन नेवर लूजेज इट्स कोर एसेंस इवन आफ्टर चेंजिंग इनटू वेरियस फॉर्म. तो इस पोएम में एंड में क्या बताया गया है कि जो रेन है वो इतने सब चीज़ों में चेंज होती है. क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, कंडेंसेशन, स्टीम की फॉर्मेशन भी होती है, रेन की फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन वो अर्थ में वापस क्या बन के आती है, वाटर. जो उसकी जो रेन जो उसके बॉर्न के टाइम जो वो थी, सिमिलरली उसी फॉर्म में वो वापस आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स. जो लास्ट की जो 2 लाइन्स थी, जो हमने यहाँ पे एक आंसर में मैंने लिखा भी है, दिस लाइन. Why these 2 lines is within bracket? The last 2 lines of the poem have been put within bracket as they do not form the part of the conversation between the poet and the rain. क्यों उसे पोएट ने उन लास्ट की 2 लाइन्स को ब्रैकेट में लिखा है? क्योंकि लास्ट की 2 लाइन से पहले ऊपर ही जितनी भी कन्वर्सेशन है वो पोएम की और
वो पोएट की और रेन के बीच जो बातचीत थी वो कन्वर्सेशन थी। जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो पूरे थॉट्स केवल और केवल पोएट के हैं, इसीलिए उसे ब्रैकेट में रखा गया है। वो कन्वर्सेशन, उसमें रेन का कोई पार्ट नहीं है। वहाँ लास्ट 2 लाइन्स में पोएट अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। द लाइन्स इन द ब्रैकेट इंडिकेट द रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स ऑफ द पोएट। वहाँ पोएट अपने मन की बात कह रहा है, वो क्या सोचता है। ही मेक्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द लाइफ कोर्स ऑफ अ सॉन्ग एंड ड्रॉ सिमिलैरिटीज बिटवीन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉन्ग एंड रेन। उसने जो लाइफ कोर्स, ज़िंदगी में जो पोइट्रीज, यहाँ सॉन्ग पोइट से उन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो जो पोइट है, पोइम लिखता है, तो उसने उसकी लाइफ को किससे कंपेयर किया है, सीधा रेन की लाइफ साइकिल से कंपेयर किया है। और लास्ट में उसके रेन की साउंड को भी किससे कंपेयर किया है, पोएम की जो सिंगिंग, जो सॉन्ग होते हैं, सॉन्ग से ही डायरेक्ट कंपेयर किया है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोएम। तो पोएम में जितने भी ऑपोजिट वर्ड्स आपको दिखे हैं आप वो लिख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे 2 ही दिखे, डे नाइट, रैकेट अनरैकेट। अगर आपको इसके अलावा कोई दिखता है तो आप उसे अपनी कॉपी में भी लिखें और मुझे भी बताएं, ठीक है।